हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। यह फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बोर्ड एग्जाम में इसका वेटेज मोस्टली 5 मार्क्स का है। बहुत अच्छा खासा वेटेज है, इसीलिए आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखो, एक्चुअल में एनी मैटर, कोई भी मैटर है वो कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड इज गैस। देखो, गैसियस स्टेट तो आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो, लिक्विड स्टेट आप क्लास 12 के फिजिक्स में पढ़ोगे, और आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट जो कि आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हो। भाई, ये जो चैप्टर होगा 3D पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ इमेजिन करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको क्लास 12 में रखा गया है। थोड़ा 3D पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ता है इसमें। तो हम बात करते हैं एक्चुअल में सॉलिड स्टेट है क्या। आपको पता है एक्चुअल में सॉलिड होता क्या है, यानी कोई भी मैटर है, सपोज दैट कोई भी मैटर, अब कोई भी मैटर कितने फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है? 3 फॉर्म में। तो हम लिख सकते हैं एनी मैटर, कोई भी एनी गिवन मैटर, कोई भी आपको मैटर दे दिया जाए, कैन एग्जिस्ट इन एनी 3 फॉर्म, कैन एग्जिस्ट इन एनी 3 स्टेट। वह 3 स्टेट 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। फर्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड, थर्ड इज गैस। ये डिपेंड कैसे करेगा वो हम समझते हैं। डिपेंडिंग अपॉन 2 टाइप ऑफ अपोजिट टेंडेंसीज। किस पर डिपेंड करता है? 2 टाइप ऑफ अपोजिट टेंडेंसीज पर डिपेंड करता है। अब वो हम देखते हैं, यह जो कोई भी मैटर है उसका स्टेट में एग्जिस्ट होना किस पर डिपेंड करता है? 2 टाइप ऑफ अपोजिट टेंडेंसी। और वो अपोजिट टेंडेंसी है क्या, वो हम समझेंगे। फर्स्ट टेंडेंसी की हम बात करें, दैट इज टेंडेंसी ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन, यानी कि एक दूसरे से अट्रैक्शन की टेंडेंसी ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन, एंड कैन बी रिटन एज MA। सेकेंड इज टेंडेंसी टू escape from each other, tendency to escape from each other and represented by ET से रिप्रेजेंट कर देंगे, से रिप्रेजेंट कर देंगे ET से। यानी कि यहाँ पर 2 टाइप की टेंडेंसी से वर्क होगा। एक तो दोनों को क्या करे, अट्रैक्ट कर रहा हो, एक दूसरा दोनों को क्या कर रहा हो बेटा, वो एस्केप कर रहा हो। अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, इफ अगर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इसके एस्केपिंग टेंडेंसी। बात समझ में आ रही है? म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मच मच ग्रेटर देन एस्केपिंग टेंडेंसी। अगर ऐसा है तो क्या होगा भाई, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, एटम उतनी ही ज्यादा क्या होंगे, क्लोज होंगे। और किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं बात करूं सेकंड केस की, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्लाइटली ग्रेटर देन एस्केपिंग टेंडेंसी या इक्वल टू एस्केपिंग टेंडेंसी, सो एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। वो किस में एग्जिस्ट कर सकता है? लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। और अगर मैं बात करूं थर्ड की, थर्ड में मैं बात करने लगूं, थर्ड इज म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी लेस देन एस्केपिंग टेंडेंसी, यानी कि एस्केपिंग टेंडेंसी इज very so much greater than mutual attraction that exists in liquid state, sorry gaseous state। लेकिन आज हमको काम किससे, ओनली ऑन इस वाले से काम है, सॉलिड वाले से, यानी कि म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एस्केपिंग टेंडेंसी। ये चीज आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सॉलिड स्टेट पढ़ने वाले हैं। और सॉलिड की एक और खासियत होती है बेटा, आप समझ लेते हैं। देखो, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में सफिशिएंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सपोज दैट एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ है। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में सफिशिएंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और जिसकी वजह से ये पार्टिकल एक पार्टिकल को छोड़ के दूसरे के पास नहीं जा सकता। इनके बीच में क्या होगा, एक फिक्स गैप होगा। क्या कह सकते हो? इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कह सकते हो। इसको ये छोड़ के इधर नहीं जा सकता भाई, क्योंकि इनके बीच में क्या है, एक सफिशिएंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है,
जिसको छोड़ के ये दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन लिक्विड में ऐसा होता नहीं है बेटा। लिक्विड क्या रहता है, हिलता डुलता रहता है, उसके पार्टिकल इधर उधर जा सकते हैं। और गैस का तो आप जानते ही हो, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से पार्टिकल्स कहीं भी एक दूसरे के आसपास जा सकते हैं। लेकिन सॉलिड में पार्टिकल एक दूसरे के आसपास नहीं जा सकते, क्योंकि इनका जो पैटर्न होता है वो फिक्स होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है फिक्स, वो इसको छोड़ के इधर नहीं जा सकता। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। और आप ये जानते हो इनकी जो रिजिडिटी होती है डेफिनेट होती है, यानी कि ये डेफिनेट रिजिडिटी रखते हैं। पूरी रिजिडिटी क्या होगी, डेफिनेट होगी। क्या होगा, डेफिनेट शेप होती है, इनकी शेप भी क्या होती है, डेफिनेट होती है। इनका वॉल्यूम भी क्या होता है भाई, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है भाई। इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई। और लास्ट अगर हम बात करें लो कंप्रेसिबिलिटी, इनको कंप्रेस करने की यानी कि दबाने की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है, इनकी लो कंप्रेसिबिलिटी होती है। ये सब चीज आप जानते हो। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ सॉलिड। सॉलिड के कितने टाइप होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। आज हम बात करने वाले हैं जो सबसे मेन पॉइंट है, यानी टाइप ऑफ सॉलिड। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सॉलिड की। टाइप्स ऑफ सॉलिड on the based on the basis of arrangement of particles, on the basis of arrangement of particles के अरेंजमेंट के बेस पर मैंने सॉलिड को टू पार्ट में डिवाइड किया। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, सॉलिड डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज amorphous solid and second is crystalline solid. इसको हम स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं, यानी कि झूठा सॉलिड। एक्चुअल में सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो इसमें नहीं होती, सारी प्रॉपर्टी जो सॉलिड की होनी चाहिए वो इसमें नहीं होता। इट इज द स्यूडो सॉलिड। एक्चुअल में इसको क्या कहते हैं, हम स्यूडो सॉलिड कहते हैं। और इट इज द, इसे हम कहते हैं ट्रू सॉलिड। अब वन बाई वन इन दोनों की स्टडी करते हैं। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे दैट इज अमॉर्फस सॉलिड। देखो इसको सॉलिड, इस वाले यानी कि सॉलिड को किसके बेसिस पर अरेंजमेंट किया गया है, किसके बेस पर डिवाइड किया गया है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये जो अमॉर्फस सॉलिड होता है उसके पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो इरेगुलर होता है, यानी कि एक तरह से ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं होता है। जैसे सपोज दैट ए के बाद आना चाहिए था बी, लेकिन फिर से आ गया बी, फिर ए आ गया, बी आ गया, ए आ गया, बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर ए आ गया। एक्चुअल में ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं है। ऑर्डर अरेंजमेंट का मतलब ए के बाद बी आता है, बी के बाद ए, बी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद ए। इस तरह से ऑर्डर में अरेंजमेंट होता। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होता है, इट इज द इरेगुलर अरेंजमेंट, यानी कि फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड। यानी कि ये जो सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उनका अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता है, कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है। जैसे ए के बाद बी आ सकता है, बी फिर से आ गया, फिर से बी आ गया, ए आ गया, फिर से ए आ गया, ए आ गया। इस तरह से ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं है। ऑर्डर अरेंजमेंट का मतलब ए के बाद बी आए, फिर बी के बाद ए, बी, ए, इस तरह से ऑर्डर अरेंजमेंट होगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, हम कह सकते हैं अमॉर्फस सॉलिड विच हैव, ये लिख दो, विच हैव disorder arrangement, disorder या irregular arrangement of constituent particles।
is called amorphous solid. सबसे पहले अमॉर्फस सॉलिड का मतलब क्या है? जो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होगा वो डिसऑर्डर होगा, यानी कि इरेगुलर होगा। ए के बाद ए बी आ सकता है, यानी कि एक तरह से ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं है। पूरी तरह से अगर ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? डिसऑर्डर अरेंजमेंट। और दिस टाइप ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड। और दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या है, एक्चुअल में इनकी प्रॉपर्टीज क्या है अमॉर्फस सॉलिड की, उनकी हम वन बाई वन बात करने वाले हैं। अगर इनका पैटर्न मैच नहीं कर रहा है तो इट इज द शॉर्ट रेंज, इट हैव शॉर्ट रेंज पैटर्न, यानी कुछ पैटर्न मैच किया, कुछ मैच नहीं किया, तो हम कह सकते हैं इट हैव शॉर्ट रेंज पैटर्न। बात समझ में आ रही है? इनका जो पैटर्न होगा वो क्या होगा? बहुत शॉर्ट रेंज में होगा। ए के बाद बी कर गया, फिर ए कर गया, एक दो चीज मैच की उसके बाद वो पैटर्न मैच करेगा ही नहीं, तो हमको क्या कहते हैं? इट हैव शॉर्ट रेंज पैटर्न। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट इट इज नॉट अ ट्रू सॉलिड। इट इज नॉट अ ट्रू सॉलिड, इन्हें हम ट्रू सॉलिड नहीं कहते हैं। इट इज नॉट अ ट्रू सॉलिड एंड इट इज आल्सो रिगार्डेड, इट इज आल्सो regarded as super cooled liquid। इन्हें हम क्या कहते हैं भाई? सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमॉर्फस सॉलिड को हम क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड। व्हाट मीन्स ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड? अब हम बात करते हैं, देखो सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब है टेंडेंसी टू फ्लो लाइक ए लिक्विड, टेंडेंसी टू फ्लो करने की टेंडेंसी लाइक लिक्विड, यानी कि ये जो अमॉर्फस सॉलिड होता है उसकी टेंडेंसी लिक्विड की तरह फ्लो करने की होती है। जैसे अगर हम समझने की कोशिश करें, देखो सपोज दैट अगर हम बात कर रहे हैं ग्लास की, आपने देखा होगा बहुत पुरानी पुरानी जो बस होती है उसमें जो विंडो यानी कि जो ग्लास विंडो में जो ग्लास लगा हुआ होता है ऊपर से पतला होता है और नीचे से वो मोटा होता जाता है, और जब आप उसको स्लाइड करते हो, जब आप उसको खिसकाते हो तो वो आसानी से खिसकता नहीं है। आपने कभी देखा होगा पुरानी पुरानी बिल्डिंगों में देख लो आप, यानी कि बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग है उनमें आप यानी उसको गिलास को देखो, ऊपर की तरफ पतला होगा और नीचे की तरफ उसकी वो क्या होगा? बहुत मोटा होगा। ऐसा एक्चुअल में होता क्यों है? देखो ये जो ग्लास होता है वो अमॉर्फस सॉलिड होता है, और अमॉर्फस सॉलिड का टेंडेंसी क्या होती है? लिक्विड की तरफ फ्लो करने की, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण वो नीचे की तरफ ही तो फ्लो करेगा, तो ग्रेविटी होने के कारण वो नीचे की तरफ फ्लो करेगा, तो ऊपर से वो क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, और नीचे से क्या हो जाएगा? उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, वो नीचे से क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। इसलिए अगर आप बसों में जो गिलास होता है उसको स्लाइड करते, उसको खिसकाते तो वो आसानी से मिक्स सकता है। क्यों होता है? इसका रीजन समझ में आ गया? क्योंकि नीचे की तरफ वो गिलास क्या हो चुका है? आपका सेटल डाउन हो चुका है, उससे लिक्विड की तरह नीचे वो बैठ चुका है। इस रीजन की वजह से वो आप ग्लास को स्लाइड नहीं कर पाते हो आसानी से। तो हम बात कर रहे थे ये जो आपका अमॉर्फस होता है उसे हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं? ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसकी टेंडेंसी क्या होती है? लिक्विड की तरफ फ्लो करने की होती है, इसलिए इट इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। अब हम नेक्स्ट टेंडेंसी की बात करें, दैट इज थर्ड, it have it does not have sharp melting point, it does not have sharp melting point। अब हम बात करें इट डज नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या है? देखो आपने प्लास्टिक है या गिलास है, सब किसके एग्जांपल होते हैं? आपके अमॉर्फस सॉलिड के। अब हम बात करें इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प क्यों नहीं होता है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। आपने कभी ना कभी तो पॉलिथीन को जलाया होगा भाई, जब आप पॉलिथीन जलाते हो क्या वो एक फिक्स पैटर्न जलती है? ऐसा तो नहीं है,
कहीं से चल रही है कहीं से नहीं चल रही है, यानी कि वो टेढ़ी मेढ़ी करके चल रही है, फिक्स पैटर्न में चलती है। इसका मतलब क्या है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं है, बिल्कुल फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है एक पॉइंट पर एक टेम्परेचर पे आकर पूरी तरह से जल जाए, पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता उसमें। वो कभी जलती है, कभी यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे वो जलती जाती है। लेकिन ऐसा कोई उसका एक टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है जिससे उस टेम्परेचर पर प्लास्टिक पूरी तरह से सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो वो किस पर डिपेंड करती है, ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर। हम बात कर सकते हैं इट डिपेंड ऑन ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर, डिपेंड ऑन ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर की रेंज पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वो लिक्विड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन उसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है कि उस पॉइंट पर ही आगे पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, एक चीज याद रखो भाई, अब हम बात करें अमॉर्फस सॉलिड की। देखो अमॉर्फस सॉलिड का मतलब क्या वो हम समझ लेते हैं। सपोज दैट देखो कोई आपके पास ये अमॉर्फस सॉलिड है और आपने क्या किया, एक नाइफ ले लिया या फिर एक शार्प टूल ले लिया, कोई भी ले लिया। अगर आप इसको कट विद नाइफ या कट विद शार्प टूल, किसी भी शार्प टूल यानी किसी से भी कट कर दो आप, इट स्प्लिट इनटू टू पार्ट। ये किस में कन्वर्ट होगा भाई, टू पार्ट में कन्वर्ट होगा विथ इरेगुलर सरफेस, विथ इरेगुलर सरफेस। आपने देखो कभी थर्माकोल होगा, अगर थर्माकोल को आप डायरेक्ट किसी चाकू से काटो तो क्या होता है भाई, उसका इरेगुलर शेप आता है। ऐसा नहीं वो पूरी तरह से इस तरह से कट जाए, बिल्कुल शार्प कट है, ऐसा तो नहीं होता भाई। थर्माकोल को कभी आप काट के देखो तो उसका जो कटिंग आएगी वो क्या आएगी, शार्प नहीं आएगी। कि प्लास्टिक को काट के देखो क्या बिल्कुल शार्प कट जाएगी, क्या बिल्कुल शार्प नहीं कटती बेटा, कुछ इरेगुलर उसकी सरफेस आती है, यानी कुछ इरेगुलर सी उसकी सरफेस, ये कटा हुआ पार्ट है वो इरेगुलर सरफेस आएगी, पूरी तरह से सरफेस क्या नहीं आएगी, रेगुलर नहीं आएगी। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब आप रफ करोगे, उसको काटोगे तो एक तरह से बिल्कुल स्मूथ सरफेस आएगी। जैसे आप बटर को कट करते हो उस तरह से एक स्मूथ क्या आती है, सरफेस आती है। ये हो गया डिफरेंस। और इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इट इज आइसोट्रोपिक इन नेचर, इट इज आइसोट्रोपिक इन नेचर। सबसे इसका जो मेन पॉइंट है, इट इज आइसोट्रोपिक इन नेचर। का मतलब क्या है, आइसोट्रोपिक इन नेचर का मतलब है मीन्स दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज have same physical properties in all direction। किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाओ भाई, यानी कि अमॉर्फस सॉलिड में आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या मिलने वाली हैं, सेम मिलने वाली है। ऐसा नहीं किसी और दूसरी डायरेक्शन में जा रहा हो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, दूसरी डायरेक्शन में आ रहा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है। यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज आने वाला नहीं है। जब हम समझने की कोशिश करते हैं, सपोज इस तरह से अरेंजमेंट है मेरा, ए बी बी ए कुछ भी लिख लेता हूँ बेटा मैं, ए बी कुछ भी अरेंजमेंट दे दिया मैंने, ए बी ए। अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में जाने लगूँ, तो मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो आपको कुछ रेगुलर अरेंजमेंट तो दिखेगा, ए बी कुछ इस तरह से इरेगुलर अरेंजमेंट दिखेगा। अगर मैं सपोज इस तरफ जाने लगूँ तो आपको क्या दिख रहा है, बी ए कुछ इरेगुलर अरेंजमेंट दिखेगा। अगर मैं सपोज इस डायरेक्शन में जाने लगूँ तो आपको एक्चुअल में क्रिस्टलाइन यानी कि अमॉर्फस सॉलिड किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो आपको इरेगुलर अरेंजमेंट दिखेगा। ऐसा नहीं आपको फिक्स अरेंजमेंट तो दिखेगा नहीं, और इरेगुलर अरेंजमेंट दिखेगा तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सब सेम होंगी। सभी के पैटर्न में क्या है, सेम, यानी कि इरेगुलर है, कोई मैच तो नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है।
तो अगर इरेगुलर पैटर्न है तो उनकी प्रॉपर्टीज को क्या कह सकते हैं, अरेंजमेंट क्या कह सकते हैं, उनका सेम कह सकते हैं। सभी का इरेगुलर अरेंजमेंट है तो उनका एक्चुअल में अरेंजमेंट को क्या कह सकते हैं, हम सेम कह सकते हो। अगर उनका अरेंजमेंट सेम है तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में सेम होने वाली हैं और इसी नेचर को हम क्या कहते हैं, आइसोट्रॉपिक नेचर कहते हैं। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और कुछ हम एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल हम सिंपल कह सकते हैं, बेटा आपका प्लास्टिक है, रबड़ है, ग्लास है, अमोर्फस, सिलिका कह सकते हैं भैया हम। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल होंगे जो अमोर्फस सॉलिड के होंगे। अब हम सेकंड टाइप ऑफ सॉलिड की बात करेंगे, इट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकंड टाइप ऑफ सॉलिड इज क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। वन समझने की कोशिश करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या है, विच हैव ऑर्डर्ड और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट क्या मिलने वाला है, रेगुलर मिलने वाला है। तो सपोज दैट कोई पॉजिटिव आयन आ गया, उसके बाद फिर नेगेटिव आएगा, उसके बाद पॉजिटिव आयन आएगा, उसके बाद नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, जहाँ नेगेटिव आया, जहाँ पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, फिर से यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो रेगुलर अरेंजमेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव आया, नेगेटिव पॉजिटिव, इधर चले जाओ पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। इस तरह से क्या है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है। यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का क्या दिख रहा है आपको, एक रेगुलर अरेंजमेंट। और दिस टाइप ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जैसे हम बात करें NaCl, पहले NaCl पॉजिटिव, फिर Cl नेगेटिव, NaCl पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, NaCl पॉजिटिव, इस तरह से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है। दिस टाइप ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। आई होप इसे आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और अगर हम बात करें इनकी प्रॉपर्टीज की, तो फर्स्ट इट्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इनका जो पैटर्न होता है, इनका यानी कि इनका जो अरेंजमेंट का जो पैटर्न है वो क्या होता है, रेगुलर होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इट हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इट हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इनका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है। तो ये क्या रखते हैं भाई, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है, लॉन्ग रेंज तक होता है। सेकंड पॉइंट, इट इज कॉल्ड ट्रू सॉलिड। इन्हें क्या कहते हैं हम, ट्रू सॉलिड कहते हैं। उनको क्या कहते थे, स्यूडो यानी कि सुपर कूल्ड लिक्विड, लेकिन एक्चुअल में इन्हें क्या कहते हैं हम, ट्रू सॉलिड कहते हैं। इट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और ये क्या रखते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट या फिर फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि उस टेम्परेचर पर आने पर सॉलिड, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर आने पर सॉलिड पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं भाई। उस यानी कि अगर इन सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर मिल गया तो पूरी तरह से सॉलिड में किससे कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अमोर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं था, वो पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, एक फिक्स टेम्परेचर आने पर यह सॉलिड पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। फोर्थ, अगर हम बात करें कट विद नाइफ, अगर इनको हम किसी शार्प टूल या नाइफ से कट करें तो क्या होगा भाई, इट स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, और ये टू पार्ट्स में कन्वर्ट होगा विद
स्मूथ सरफेस, और इनकी सरफेस क्या होगी, आपको स्मूथ दिखेगी। जैसे आप बटर को काटते हो, सपोज दैट ये बटर, यानी कि सपोज जैसे आप बटर को काटोगे तो बिल्कुल साफ स्मूथ कट के जाएगा। इस तरह से आप इनको नाइफ से काट सकते हो। जैसे सोडियम मेटल को आप अगर नाइफ से काटोगे तो बहुत स्मूथ सरफेस बनेगी, बिल्कुल शार्प सरफेस बनेगी। तो दिस टाइप ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन। ये सब क्या है, क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टीज हैं। और लास्ट जो प्रॉपर्टीज होगी, इट इज एनिसोट्रोपिक इन नेचर। What means of anisotropic in nature? Very very important. Anisotropic in nature का मतलब है, हम कह सकते हैं which have different physical properties in different direction. Which have different physical properties in डिफरेंट डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं अलग अलग डायरेक्शन में क्या होंगी, डिफरेंट डायरेक्शन में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। दिस टाइप ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एनिसोट्रोपिक, सॉरी दिस टाइप ऑफ नेचर इज कॉल्ड एनिसोट्रोपिक। और अमॉर्फस सॉलिड में क्या था, आइसोट्रोपिक, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। लेकिन यहाँ किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो यहाँ क्या होने वाली है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होने वाली है। वो हम समझने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखो अगर आप सपोज दैट यहाँ हो, अगर आप यहाँ जा रहे हो तो क्या मिल रहा है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप इस तरफ चले जाओगे तो आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। सपोज दैट आप इस तरफ चले जाओगे तो अरेंजमेंट कुछ अलग और मिलेगा। तो जैसे जैसे आप डिफरेंट डायरेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ अलग मिलेगा। कहीं पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा, कहीं पॉजिटिव मिलेगा, कहीं नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या मिलता है, डिफरेंट मिलता है। और अगर पार्टिकल का अरेंजमेंट डिफरेंट है तो डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होने वाली है, डिफरेंट होने वाली है। इट इज द मेन एग्जाम्पल्स ऑफ, इट इज द बेटर प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। जैसे हम एग्जाम्पल्स की बात करें, आप कुछ भी ले सकते हो, भी NaCl ले सकते हो, सोडियम क्लोराइड है, जिंक सल्फाइड है, मेटल ले लो, कॉपर है आपका, सिल्वर है, क्वार्ट्ज है, ऐसा क्या तमाम इस तरह सभी मेटल्स जो होंगे वो किसके एग्जाम्पल होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के। और मोस्टली जो आयंस होते हैं वो किसके एग्जाम्पल होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के। और जितने भी कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स वाले जो एग्जाम्पल होते हैं वो किसके होते हैं भैया, आपके मोस्टली। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी हमने आगे अरेंज कैटेगराइज किया है, किस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड कैटेगराइज करते हैं हम आगे लेक्चर में देखते हैं। आई होप आपको ये चीज यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गई होगी और आपको टाइप्स यानी कि दोनों टाइप के जो सॉलिड्स हैं वो आसानी से समझ में आ गए होंगे।